हेलो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और बज गए हैं सुबह के 6 बजे, यानी कि आपकी अपनी करंट अफेयर्स वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आपकी अपनी इस करंट अफेयर्स वाली क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं पिछले 6 माह का करंट अफेयर। हम लोग कवर कर रहे हैं नहीं, लेकिन अब हम लोग कवर कर रहे थे। हम लोगों ने 10 सितंबर की डेट से स्टार्ट किया, पूरा मई तक का करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा चेंज। 1 मई तक, 1 मई तक का करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग धीरे धीरे 10 सितंबर से आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे वाले करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, यानी कि 10 सितंबर से आगे, और लेकर के आएंगे आपको आज तक की डेट तक। तो शुरू करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है बेटा कि मई तक मैंने कवर किया और अब मैं चल रहा हूं आगे, क्योंकि यहीं तक के करंट अफेयर्स जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या देख लीजिएगा कि आपको इसकी पीडीएफ रखनी है। पीडीएफ एग्जाम टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसका प्रिंट आउट निकालना है। बस एक क्विक रिवीजन के लिए आपको वो देख लेना है। तो पीडीएफ मिलेगी कहां पे? पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोग टेलीग्राम से डायरेक्ट जुड़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं जुड़ पा रहे हो तो भी जुड़ना है। कैसे? 73117488 इस वाले नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके टेलीग्राम की लिंक मांग सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको भेज दूंगा और आप डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि आपको क्लास की पीडीएफ मिलती रहे। शुरू करेंगे बेटा अपनी आज की क्लास हम लोग 11 सितंबर से, क्योंकि हम लोगों ने 10 सितंबर से पीछे के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग 10 सितंबर से आगे की तरफ चलेंगे, 11 सितंबर से करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज की पहली न्यूज, हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर इंडिया लॉन्च नीति आयोग ने किया है। तो ये जो आपका प्रोग्राम है जिसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ये बेटा आपको भी पता है कि इस वक्त अपने यहां बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो उसी को देखते हुए इस प्रोग्राम को लागू किया है आपके नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इस कार्यक्रम को लागू किया है WRI के साथ मिलकर के। WRI क्या है? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो आपको इसका फुल फॉर्म पता चल गया, WRI का वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है भाई। नेक्स्ट न्यूज पे चलेंगे। हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर योगेंद्र सिंह यादव ने लिखा है। तो किताब का नाम याद रखना है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर। लिखा किसने है? योगेंद्र यादव ने लिखा है। अब आपके मन में हुआ यह होगा कि सर अगर इस किताब का नाम भी चलिए रट लिया, लेखक का नाम रट लिया, लेकिन रटने से क्या फायदा सर? अगर इसमें क्या है ये पता चल जाएगा तो हमेशा याद रहेगा। तो बेटा ये जो किताब है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये किताब स्वयं योगेंद्र सिंह यादव ने लिखा है, क्योंकि क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी है। योगेंद्र सिंह यादव ने लिखा है, स्वयं की ऑटोबायोग्राफी है। जो आपके योगेंद्र सिंह यादव जी हैं, ये इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे युवा है जिनको परमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपने बचपन से लेकर के सेना में ज्वाइनिंग तक के सफर को साझा किया है सबके साथ। ठीक है। तो योगेंद्र सिंह यादव के साथ एक उपलब्धि और जुड़ी हुई है। वो उपलब्धि क्या है? तो वो उपलब्धि ये है भाई कि सबसे युवा परम चक्र के अवॉर्डी हैं ये। हाल ही में ओडिशा सरकार ने वर्षा जल के संरक्षण के लिए छत स्कीम को मंजूरी दिया। अब बेटा ये जो छत स्कीम है, आपको भी पता है कि अपने यहां अपने पूरे भारत देश में रेन वाटर की जो हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि वर्षा जल संरक्षण को लेकर के कई कार्यक्रम चलाए गए। राजस्थान में छतों के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगा करके वहां पर पानी को बचाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर जब बारिश नहीं होती है तो उसका यूज किया जाता है।
तो उड़ीसा सरकार ने छत स्कीम को लॉन्च किया है। छत स्कीम के तहत वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाएगा। अब इस वाटर हार्वेस्टिंग जो स्कीम है, इसके लिए उड़ीसा सरकार ने कुल 270 करोड़ रुपए का बजट रखा। टोटल बजट इसका 270 करोड़ रुपए रखा गया, जिसमें प्राइवेट बिल्डिंग्स और सरकारी बिल्डिंग्स 29,500 प्राइवेट बिल्डिंग्स को चयनित किया गया है और 1950 के अप्रॉक्स 1925 या 1950 के अप्रॉक्स में आपकी सरकारी बिल्डिंग्स को चयनित किया गया है, जिनकी छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया जाएगा। 270 करोड़ रुपए का कुल बजट है इस योजना के लिए। भारतीय रेलवे नई तेज रफ्तार रेलगाड़ी वंदे भारत 2 शुरू करेगा, जिसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आपको भी पता है कि आपके अपने देश में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि एक हाई लेवल की फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन ऑफ इंडिया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। पहली ट्रेन तो भाई चल चुकी, अब वंदे भारत 2 लॉन्च की गई है। वंदे भारत 2 जो कि शायद अहमदाबाद से आपकी चलेगी, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से चलेगी, ऐसा आपके जो रेलवे मंत्री जी हैं उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि जो आपकी ये वंदे भारत 2 एक्सप्रेस है यह अहमदाबाद से चलेगी। टारगेट क्या है? टारगेट है कि 15 अगस्त 2023 तक कुल 75 ट्रेन को चलाए जाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 75 ट्रेन चलाएंगे। कब तक? 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन को ये लेकर के आएंगे। शुरुआत में अभी हर महीने 2 से 3, लेकिन इसके बाद हर महीने 6 से 7 वंदे भारत नई एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा शुरू की जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नज्म उल बहरैन पुस्तक के अरबी संस्करण का विमोचन किया। नज्म उल बहरैन दारा शिकोह ने लिखी है। तो दारा शिकोह ने लिखी थी नज्म उल बहरीन नाम की यह पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या है? तो बेटा ये जो आपकी नज्म उल बहरैन पुस्तक है ना, इसमें हिंदू और सूफी यानी कि वेद और सूफी दोनों अलग अलग मान्यता, बिल्कुल लगभग विपरीत मान्यता वाले 2 कास्ट माने गए हैं अपने यहां। तो दोनों के बारे में कि कैसे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, बिल्कुल एक समुंदर की तरह बताया है दारा शिकोह ने। और उसी के बारे में हिंदू और मुस्लिम एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वेद और सूफी, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या कैसे समानताएं आई, क्या समानता है, क्या अलगाव है, क्या अलग अलग कारणों पर इस किताब में चर्चा किया था दारा शिकोह ने। इस पुस्तक का विमोचन आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में किंग्स चार्ल्स 3 को घोषित किया गया है। तो ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में किंग चार्ल्स 3 को घोषित किया गया है। 12 से 15 सितंबर तक अंतरराष्ट्रीय डेयरी परिसंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 नोएडा में आयोजित किया। तो आपको भी पता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं काफी ज्यादा सभी के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, ये तो सब जानते हो, लेकिन लाखों परिवारों की रोजी रोटी भी कहीं ना कहीं डेयरी प्रोडक्ट्स पर निर्भर करती है। तो इसीलिए 12 से 15 सितंबर तक अंतरराष्ट्रीय डेयरी परिसंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 नोएडा में आयोजित किया, जिसका उद्घाटन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके पहले 1974 में इस तरह का डेयरी सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। 1974 के बाद से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और थीम क्या थी इसकी भाई? तो डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड जो इस सम्मेलन हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। थीम को भी याद रखिएगा, थीम भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। 15 सितंबर 2022 को सांघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। तो सांघाई सहयोग संगठन, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको इसके पहले वाली क्लास में बता चुका हूं,
तो इसकी जो 22वीं बैठक थी वो कहां आयोजित की गई है? शंघाई सहयोग संगठन की उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। 11 सितंबर 2022 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 17A परियोजना के तीसरे युद्धपोत का जलावतरण किया है। इसका नाम तारागिरी है। तो ये जो आपकी 17A परियोजना है, इसके तहत कुल 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जाना था, जिसके तहत ये तीसरी युद्धपोत जो आपकी तारागिरी है, इसको जल में ले आए हैं, मतलब बन के तैयार हो गई है, अब आपके जल में ये उतर चुकी है। 17A परियोजना 2015 में मान्यता मिली थी। इस परियोजना को 2012 से ये पेंडिंग थी आपके लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के लिए, लेकिन 2015 में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको लागू कर दिया और आपकी तीसरी जो है ये युद्धपोत तारागिरी के नाम से हुई है। इसके पहले हिमगिरी के नाम से दूसरी हुई थी। इसके पहले हिमगिरी के नाम से दूसरी हुई थी। आपको भी पता है कि अब हिंद महासागर में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 17A परियोजना आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसको रडार सैटेलाइट के जरिए भी नहीं खोजा जा सकता। ऐसी कुछ खास फीचर्स के साथ इसको बनाया जा रहा है। 13 सितंबर की बात करते हैं। हाल ही में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। तो स्पेन के हैं कार्लोस अल्कारेज, इन्होंने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। हाल ही में पोलैंड, सेम चीज है, बस यहां पे मेंस है, ये मेंस वाला है और ये वुमेन्स वाला। तो पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने यूएस ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो पुरुष की अगर बात करेंगे तो स्पेन के निवासी हैं कार्लोस अल्कारेज, और अगर महिला की बात करेंगे तो पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप का महिला सिंगल खिताब जीता है। T20 एशिया कप 2022 श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीत लिया है। पहले इस एशिया कप का आयोजन जो है वो श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन श्रीलंका की आर्थिक स्थितियों को और बाकी स्थितियों को देखते हुए इसका आयोजन श्रीलंका में नहीं हो पाया और इसका आयोजन यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स यूएई में किया गया। हालांकि आयोजन तो नहीं हो पाया श्रीलंका में, पर इसको जीत लिया है श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके। सितंबर में पहले नगा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। नगा मिर्च महोत्सव नागालैंड में इसका आयोजन किया गया है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। किसने आयोजन किया? तो ये जो नागा मिर्च महोत्सव था आपका, इसका आयोजन 10 सितंबर को किया गया था और नागालैंड के बागवानी विभाग ने इसका आयोजन किया था। बागवानी विभाग ने इसका आयोजन किया था। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया। आपको भी पता है कि गांधी जी का जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। तो स्वच्छता का विशेष महत्व दिखाते हुए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन किया था आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। 14 सितंबर 2022 अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु सैन्य शिविर और वालोंग में से किबिथु जाने वाली 22 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। आपके भारतीय सेना के प्रमुख रह चुके जनरल बिपिन रावत जी आपको अभी भी याद होंगे, जिनका कुछ दिनों पहले हेलीकॉप्टर हादसे में मृत हो गए थे और शहीद हो गए थे। और जनरल बिपिन रावत जी का जो योगदान रहा है भारतीय सेना में वो अविस्मरणीय है। उसको आप लोग कभी भी नहीं जुटला सकते, ना उसको भूल सकते हो, जनरल बिपिन रावत। तो उन्हीं को याद में ये किबिथु जाने वाले 22 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में गुजरात सरकार ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022-27 लॉन्च की है। तो कुल 5 सालों के लिए सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में विलियम सैमोई अराप रूटो, यानी कि जिसको आप लोग विलियम रूटो के नाम से जानते हो, विलियम रूटो के नाम से ज्यादा फेमस है, वैसे इनका पूरा नाम है
विलियम किपचिर सैमोई आराप रूटो केनिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। केनिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये आपके विलियम रूटो जी जो हैं, ये 55 वर्षीय विलियम रूटो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी से बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पार्टी से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस से बिलोंग करते हैं, 55 वर्ष के हैं और इसके पहले इन्होंने केनिया के उपराष्ट्रपति के तौर पर भी अपनी सेवाएं दिया है। 2014 में इन्होंने एक बार पहले भी ये राष्ट्रपति पद पा चुके हैं और उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के पद पर सेवाएं दी और फिर से केनिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 2022 आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो 2022 का जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। 15 सितंबर 2022 भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास लद्दाख में आयोजित किया गया। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए G20 की अध्यक्षता भारत ग्रहण करेगा। तो 2022 दिसंबर 2022 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के लिए G20 का प्रमुख कौन होगा? तो G20 जो देशों की बैठक होती है आपसी सहयोग में, आपसी रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, उस बैठकों का अध्यक्ष भारत करेगा। भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत की एक कंपनी है वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन, दोनों ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई लगाने के लिए गुजरात में कुल मिलाकर कह सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो गुजरात कहीं ना कहीं इससे बहुत सारा रोजगार पैदा करेगा, जो गुजरात की बढ़ोतरी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन कदम होगा। हाल ही में खादी इंडिया ने गांधीनगर में एक प्रदर्शनी और फैशन शो अहेली खादी का आयोजन किया। तो खादी इंडिया ने गांधीनगर यानी कि गुजरात में एक प्रदर्शनी और फैशन शो अहेली खादी का आयोजन किया। 16 सितंबर 2022 भारत 2023 G20 समिट में बांग्लादेश को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित करेगा। बांग्लादेश, याद रखिएगा कि G20 जो बैठक होती है, बांग्लादेश उसका परमानेंट सदस्य नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 1 दिसंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी, तो भारत ने एक गेस्ट कंट्री के रूप में बांग्लादेश को आमंत्रित किया है। 11 से 30 अक्टूबर तक फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 भारत में आयोजित किया जाएगा। तो अंडर 17 वुमेन्स का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा अंडर 17, उसको याद रखिएगा, उसका आयोजन इस बार कहां पे होगा? आपके अपने भारत देश में होगा। सितंबर में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया जाएगा। तो विश्व जल प्रदर्शनी का जो आयोजन होगा वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया जाएगा। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 17 सितंबर से 1 अक्टूबर शुरू करने की घोषणा किया है। रक्तदान जीवन दान, तो रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए आपके स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने रक्तदान का एक अमृत महोत्सव की शुरुआत किया है, लोगों को बढ़ावा देने के लिए कि रक्तदान आप करिए, इससे किसी की जान बचती है। तो ये जो 17 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर 27वें सम्मेलन COP27 का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर 27वें सम्मेलन COP27 का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। भारत ने 2022 अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता नेपाल को हराकर जीत लिया है। तो अंडर 17 की जो सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता है भारत ने जीती है नेपाल को हरा करके। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला विनेश फोगाट बनी है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला विनेश फोगाट जी हैं। 12 और 13 सितंबर 2022 को 12 और 13 सितंबर 2022 को तीनों सेनाओं के कमांडरों का 36वां सम्मेलन
पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया। तो 12 और 13 सितंबर को अपनी सेना के तीनों जो प्रमुख है, सेना प्रमुख है, उन्होंने आपस में, भाई देखो अगर कोई भी युद्ध जीतना है तो तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए 12 और 13 सितंबर को तीनों सेनाओं के प्रमुख आपस में बैठक किया। अब यहीं से जान लीजिएगा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं कौन। तो थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों के प्रमुख के नाम जान लीजिएगा, कौन है बताइए। थल सेना प्रमुख है आपके मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी। जल सेना प्रमुख है आपके आर हरि कुमार जी, एडमिरल आर हरि कुमार जी। और वायुसेना प्रमुख कौन है जल्दी से बताइएगा, वी आर चौधरी। वायुसेना प्रमुख है आपके वी आर चौधरी। और एक अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात क्या जानते हैं कि ये तीनों के तीनों आपके एनडीए का जो 61वां बैच था, एनडीए का जो 61 यानी कि 61वां बैच था, इसके तीनों के तीनों दोस्त हैं, मित्र हैं। तो दोस्ती हो तो ऐसी हो कि तीनों के तीनों 61वें बैच में एक साथ थे और आज तीनों सेनाओं के प्रमुख भी एक साथ हैं, मनोज पांडे, आर हरि कुमार और वी आर चौधरी। एनडीए के 61वें बैच में सभी एक साथ थे। ठीक है भाई, 61वें बैच में साथ ही थे। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। आपने कवर कर लिया है बेटा 17 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को, आपने कवर कर लिया है 17 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को। अपनी अगली क्लास में हम लोग इसके आगे यानी कि 18 सितंबर से करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। याद रखिएगा इसकी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और करंट अफेयर्स वाली ये क्लास रेगुलर देखते रहिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये क्लास। आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे इसके आगे की करंट अफेयर्स लेकर के 18 सितंबर से। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।